नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने भारत के भूगोल की क्लास चल रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीजें याद हो रही होगी। और जिनके पास में मान लीजिए पढ़ने के कोई भी पर्याप्त साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके लिए भी ये एक सुविधा है कि आप लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है नोट्स कैसे बनेंगे, ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि याद कैसे होगा, क्योंकि सारी ही कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप लोगों के सारी समस्याओं के समाधान हो। बस आप लोगों को तो सिर्फ एक चीज करनी है, क्या? नियमित रहना है, डेली पढ़ना है बस। जितने सफल व्यक्ति हैं, आप अपने आसपास किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्तियों को देखते हैं तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने अपने जीवन में नियमितता लाई थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपने जीवन में परिस्थितियों को कोसा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में परिस्थितियों से सीखा है। तो बस आप लोग भी अपने अंदर ये थोड़ा सा जज्बा, जोश जिंदा रखें। अगले चयनितों के अंदर आप शामिल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास के अंदर अपन ने ट्रांस हिमालय पूरा पढ़ा था, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ा और काफी अच्छे तरीके से आजकल विद्यार्थी वापस पढ़ने में ध्यान भी दे रहे हैं, क्योंकि आसपास स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट आने लग गए। आसपास चयनितों के जब वो बातें सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं कि हम भी चयनित हो। और मैं तो कह रहा हूं, हमने गौरव ज्ञान धारा नाम की पेन छपा रखी है। यहाँ पे लिखा मिलेगा आप लोगों को गौरव ज्ञान धारा। और यहाँ पे मैं देखना, आप जो भी चयनितों के पॉडकास्ट लेता हूँ, इंटरव्यू वगैरह, जो ये अपने एक्सपीरियंस बताते हैं यहाँ आके और अपनी संघर्ष की कहानी बताते हैं, उनको मैं ये भेंट करता हूँ। और मैं तो चाहूंगा कि मेरा हर एक विद्यार्थी आकर मुझसे वो पेन लेकर जाए, मुझे अपने सक्सेस की स्टोरी सुनाए, मैं उस स्टोरी को शूट करूं और वो पूरी दुनिया जो है उसकी सक्सेस स्टोरी को देखें। तो बस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है, पढ़िए और झंडे गाड़िए। ठीक है, चलो टाबलो शुरू करो। ट्रांस हिमालय अपन ने पढ़ लिया था कल बहुत अच्छी तरीके से। ट्रांस हिमालय से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों के नहीं रहना चाहिए। आज बाकी के हिमालय का विभाजन पूरा पढ़ लेते हैं, यानी कि हिमालय आज कंप्लीट कर देंगे। कल फिर जो है अपन प्रमुख दर्रे और अन्य चीजें पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे प्रमुख पठार और वो पठारी भूभाग पढ़ेंगे, फिर मैदानी भूभाग पढ़ेंगे। इस तरीके से अपन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक टाबरो शुरू करा। देखो सब पहले, अब देखो अपन ने कल क्रम याद किया था तो उसमें आप लोगों को याद होगा सबसे ऊपर अपन ने लिखा था ट्रांस हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय के बाद में अपन ने लिखा था महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में अपन ने लिखा था लघु हिमालय और लघु के बाद में क्या लिखा था? शिवालिक हिमालय। उसके बाद में शिवालिक हिमालय। तो ये क्रम आपको याद रहना बहुत जरूरी है, ये क्रम याद रहना बहुत जरूरी है। अब देखो ये इमेज यदि देखोगे तो इस इमेज से भी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है आप लोगों के। इस इमेज से भी क्या क्लियर हो जाता है कि सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में देखो फिर आता है आप लोगों के वृहद हिमालय। इसके जस्ट बाद में ये कौन सा आ रहा है? वृहद हिमालय। फिर आता है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और फिर आता है शिवालिक जिसे उप हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप हिमालय भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे पाद हिमालय भी कहा जाता है, या हिमालय के पैर भी कहा जाता है। अब कहते हैं कि हिमालय माथो क्यों है? तो माथो देखो ट्रांस हिमालय सब ऊपर, ठीक है, वो है माथो। हालांकि ट्रांस हिमालय यानी हिमालय का वर्गीकरण जो है, हिमालय जैसे एक मुट्ठी है तो उस मुट्ठी में आता है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और फिर मुट्ठी के बाहर रहता है ऐसे जैसे अंगूठा, तो वो है ट्रांस हिमालय, ये ऊपर की तरफ है और फिर ये हिमालय। तो जब इस हिमालय का निर्माण हुआ उससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, और जब हिमालय का निर्माण हुआ सबसे बाद में ये शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। इस उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। बीच में कौन से? मध्य हिमालय और अपने महान हिमालय और मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन महान हिमालय। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर आप देखोगे तो बर्फ से ढका रहता है। ये किससे ढका रहता है? ये हिम यानी कि बर्फ से ढका रहता है, तो इसको क्या बोल देते हैं? हिमाद्री बोल देते हैं। औसत ऊंचाई, यहाँ की जो पर्वत चोटियां हैं इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। विश्व में जितनी ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनका 80 से 90% हिस्सा इस हिमालय श्रेणी में ही पाया जाता है। ठीक है, 6000 मीटर से ऊंची की बात कर रहा हूं, ठीक है ना वो। तो यहाँ पे 6000 मीटर आसपास जो है इनकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई ध्यान रखना 250 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 250 किलोमीटर है। ये चीजें ऐसे ही कूट बना के पूछी जाती है। देखो टावरों, उत्तर पश्चिम में चौड़ाई अधिक है और उत्तर पूर्व में इनकी चौड़ाई जो है वो कम है। उत्तर पश्चिम में यानी कि यहाँ पे इस तरफ देखोगे तो ज्यादा है और उत्तर पूर्व में जाके चौड़ाई कम हो जाती है। ये ध्यान रखना है
ये पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची और कठोर है, और इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर ज्यादातर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस। ट्रांस में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, अवसादी चट्टानें बताया था, परतदार, और इसके अंदर ज्यादातर ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है। फिर जैसे आप लघु और शिवालिक हिमालय की तरफ बढ़ोगे तो कायांतरित चट्टानें आएगी, जिसके अंदर आपके चूना पत्थर और वो वाली चट्टानें आ जाएगी यहाँ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची और कठोर है। हिमनद यानी कि ज्यादातर ग्लेशियर देखोगे आप, तो ज्यादातर ग्लेशियर महान हिमालय के अंदर ही देखने को मिलेंगे। महान हिमालय या हिमाद्री के अंदर देखने को मिलेंगे। ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है, बृहद हिमालय भी बोला जाता है। तो सभी इसी भाग में ज्यादातर, जैसे कि आपके गंगोत्री हो गया है ना, सियाचिन तो अपन ने कल पढ़ लिया था, यहाँ पे आ जाएंगे आप लोगों के बाकी सारे के सारे गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह जो आपके ग्लेशियर आएंगे, ग्लेशियर से पिघल के ही नदियों में पानी आता है, तो वो सारे यहाँ पे अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, जैमू वगैरह, ये देखो यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, जैमू, ये हिमालय सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यदि इसके विस्तार की बात करें कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, और अपने यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेकिन यहाँ पे जाते जाते चौड़ाई कम हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश जाते जाते कम हो जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, और फिर ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, वर्ष भर हिमाच्छित रहती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हिमाद्री। अब इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार है नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा। इसका विस्तार माना जाता है नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक, जो लगभग 2500 किलोमीटर का इसका विस्तार माना जाता है। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक माना जाता है लगभग 2500 किलोमीटर। पाकिस्तान में यदि इसका कुछ भाग देखे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर इसका कुछ भाग सुलेमान कहलाता है, या फिर किरथर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सुलेमान या किरथर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और म्यांमार के अंदर यदि देखें तो अराकान योमा इसी का भूभाग माना जाता है। अराकान योमा पर्वत है, म्यांमार का मुख्य पर्वत है, जो इसी का भूभाग माना जाता है बृहद हिमालय का। ठीक है, मेन बात के समझ आई टालो क्या गुरुजी, मन तो याद रखो कि एक तो ग्लेशियर ज्यादा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्लेशियर आबार सब नाम भी कराऊं मैं थान कि एक वो समझ आई कि सब ऊंचो भाग है, सब ऊंची आई है, सब कठोर आई है, बिल्कुल सही है। तो इनो मतलब क्या है, इनमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टाना है। ठीक है, इनमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टाना है। अच्छा, 6000 मीटर मीटर ज्यादातर पहाड़ियां इनमें ही है, इन मतलब औसत ऊंचाई इनकी 6000 मीटर अधिक है। 6000 मीटर अधिक है ना। चौड़ाई 250 मीटर है, चौड़ाई 250 किलोमीटर है। 6000 मीटर से अधिक और ये 250 किलोमीटर है। ठीक है, और 2500 किलोमीटर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अच्छा, कहां से कहां तक है, तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है 2500 किलोमीटर। बस याद तो हो गए ना आपको। कहीं पूछ ले पाकिस्तान में यदि इसका भूभाग पूछे कि इसका भूभाग कौन से नाम से जाना जाता है, तो सुलेमान या किरथर। अच्छा, म्यांमार में कौन से नाम से जाना जाता है, तो अराकान योमा। सारी चीजें याद है आपको, तो मेरे साथ साथ आप तो मन में बोल रहे हो, तो बस भाई किस बात का, यही तो है भैया, यही तो है, यही है। ठीक है, ये बृहद हिमालय दे रखा, देखो ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो इसी के अंदर है। ये पूरा बृहद हिमालय, आपके पूरा बृहद हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है टाबरो, ले स्क्रीनशॉट, बस आगे बढ़ना। वो कितने शानदार आपके पास में नोट्स आ रहे हैं कि बिल्कुल रेडीमेड। चलो आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय और हिमाद्री के अंदर प्रमुख हिमनद कौन कौन से, तो बिल्कुल लोकेशन के अनुसार अपन पढ़ लेते हैं कि एक तो देखो यमुनोत्री जो उत्तराखंड में है, यमुना नदी का उद्गम इसी से माना जाता है। गंगोत्री ये भी उत्तराखंड में और गंगा नदी का उद्गम इसी से मानते हैं। केदारनाथ ये भी उत्तराखंड में और मंदाकिनी नदी का उद्गम इससे मानते हैं। अच्छा, गंगोत्री से आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ गंगा की जगह भागीरथी भी मिल सकता है आपको नाम। क्या मिल सकता है, भागीरथी भी नाम मिल सकता है, तो एक ही बात है। अच्छा, बद्रीनाथ ये भी उत्तराखंड में अलकनंदा नदी का उद्गम है। मिलाम ये भी उत्तराखंड में काली नदी का उद्गम है। गोसाई धाम ये नेपाल में है, कोसी नदी का उद्गम है। और जैमू सिक्किम के अंदर है, तीस्ता नदी का उद्गम है। यानी कि ये स्टार्ट के 5 तो आपके उत्तराखंड में आ रहे हैं, गोसाई धाम नेपाल में, जैमू सिक्किम में। ये ध्यान रखना है आपको। यदि इनकी लोकेशन पूछे तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैप भी शामिल किया, जिसके अंदर ट्रांस हिमालय के भी ग्लेशियर मैंने यहाँ पे लोकेशन है। देखो ये कल पढ़े थे अपन ने, है ना, बियाफो, सियाचिन, स्पर, बाल्टेरो, ये सारे कल पढ़े थे अपन ने। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, सतोपंत वगैरह, मिलाम, ये सारे के सारे यहाँ पे है। ये जैमू,
ये रहा जेमू, जम्मू मत कर देना, जेमू है, जेमू, ठीक है। जेमू कहाँ है? जेमू सिक्किम के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रमुख हिमनद। चलो स्क्रीनशॉट लो। महान हिमालय ही चल रहा है अभी अपने। अब महान हिमालय के प्रमुख शिखर पढ़ लेते हैं अपन। महान हिमालय के प्रमुख शिखर, चोटियां। देखो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। देखो 8,848 मीटर भी मिलता है, 8,850 मीटर भी कई जगह मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है ना, जितनी महाद्वीपीय प्लेट है वो आपस में टकराती है और टकराने से जो है पर्वतों की ऊंचाई निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस कारण इसकी भी ऊंचाई निरंतर बढ़ती जा रही है। तो 8,850 मीटर हुआ है, आने वाले समय में अभी और भी बढ़ सकती है ये। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से इसे जाना जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना, है ना। ये एशिया का ध्रुव भी कहलाता है, इतनी ऊंची चोटी है इस कारण। दूसरे नंबर पे अपने को ध्यान रखना है कंचनजंगा, जो कहां है? सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा सिक्किम में। अब ऊंचाई देखो 8,598 मीटर ऊंचा है और भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब थे कहते हो कि गुरुजी कल तो थे कहता कि अपर K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सब ऊंची चोटी है और आज कंचनजंगा बता रहे हो। तो देखो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूर्ण रूप से क्या पूछेंगे? पूर्ण रूप से भारत की, यानी निर्विवाद, इसको क्या कहेंगे? निर्विवाद। निर्विवाद सबसे ऊंची चोटी है भारत की और पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरीके से भारत का अधिकार है। अब K2 गॉडविन ऑस्टिन वो किसके अंदर थी? वो तो पीओके के अंदर थी। K2 जो अपन ने कल पढ़ी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये तो किसके अंदर पड़ती है? पीओके में पड़ती है, पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी कि विवादित है। और ये निर्विवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और महान हिमालय की ये आप लोगों के दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो बताओ पहली कौन सी है? अरे पहली ऊपर लिखी हुई पड़ी ना भाई है। और विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, तो बताओ दूसरी कौन सी है? अरे K2 गॉडविन ऑस्टिन कल पढ़ी ना भाई। तो ये दूसरी तीसरी आए तो जो अपने साथ में संबंधित हो रही है वो भी अपने को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद में ध्यान रखना, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर बहुत पूछा जाता है। ऊंचाई 7,817 मीटर है और कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ये कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय है, ये भी प्रश्न बनते हैं। तो ये क्या है? ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। प्रादेशिक विभाजन से भी प्रश्न पूछते हैं। और भारत की जो है दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अब दूसरी कैसे हुई? पहली कंचनजंगा मानते तो दूसरी ये है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा 1988 में जैव सुरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था, जैव सुरक्षित क्षेत्र। अब देखो यहाँ लिखा है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये इमेज मैंने इंटरनेट से ली है। तो यहाँ पे कोई श्योर स्टडी करके कोई पेज है, उनकी इमेज है। तो मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। इमेज अच्छी तरीके से बता रखा है, इसलिए मैंने इसको क्लास में यूज किया है, ठीक है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर के अंदर और विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर माना जाता है। साल्टोरो कांगड़ी कहाँ है? लद्दाख में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। और भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर है विवादित क्षेत्रों को छोड़कर, यानी निर्विवाद। अभी मैंने समझाया आपको, है ना। इसके अलावा गैसर ब्रूम ये भी जम्मू कश्मीर में, और नूनकुन ये भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। गुरु शिखर ये तो चलो राजस्थान की है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, मुख्य मुख्य बड़ी पर्वत चोटियां। एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन इसका वैसे देखे तो तीसरा विभाजन, और वैसे मैंने मुट्ठी का उदाहरण देखे आप लोगों को समझाया था। तो उसके अनुसार दूसरा विभाजन जिसको कहा जाता है मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या लघु हिमालय। क्या क्या कहा जाता है? लघु हिमालय इसे कहा जाता है। अब देखो इसकी पर्वत श्रेणियां और नदियां, मुख्य रूप से इसकी पर्वत श्रेणियां और नदियां। देखो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है कौन सी? झेलम नदी। झेलम जम्मू कश्मीर की मुख्य नदी है। और इसकी धौलाधर पर्वत श्रृंखला से निकलती है कौन सी? व्यास नदी। इससे ध्यान रखना, यानी कि पीर पंजाल इसमें है, धौलाधर इसमें है, नागटिबा इसमें, महाभारत पर्वत श्रेणी इसमें। ये ऐसे भी पूछते हैं। तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला से कौन सी निकलती है? व्यास नदी निकलती है। नागटिबा पर्वत श्रृंखला से कौन सी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। महाभारत पर्वत श्रृंखला से कौन सी निकलती है? बागमती निकलती है, जिसको ऐसे बागमती भी लिखा मिलेगा, ऐसे बागमती भी लिखा मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखियो, है ना।
ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है, जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान है, उन्हें मर्ग और बुग्याल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग भी कहा जाता है और बुग्याल भी कहा जाता है। देखो, शीतोष्ण घास के मैदान मर्ग कहलाते हैं कहां? जम्मू कश्मीर में। और बुग्याल कहलाते हैं उत्तराखंड में। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये बहुत ज्यादा पूछने की संभावना रहती है और पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रखना कि इसमें कुछ प्रमुख घाटियां हैं जो अभी आगे अपन पढ़ने भी वाले हैं। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, काठमांडू घाटी का है नेपाल के अंदर है। ये चीजें पूछी जाती है भाई साहब, ये घाटियां वगैरह पूछते हैं। यदि इसके इमेज को पहले अपन देखें तो देखो, पीर पंजाल श्रेणी किस में आएगी? लघु हिमालय में। धौलाधर श्रेणी किस में आएगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर, लघु हिमालय में। नागटिबा किस में आएगी? यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर, इसके अंदर ही आती है, लघु हिमालय। मसूरी पर्यटक स्थल है, बहुत शानदार। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, एक तो वन के लिए और पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा ये जो है महत्वपूर्ण है। और महाभारत श्रेणी ये नेपाल के अंदर आती है। दार्जिलिंग श्रेणी ये पश्चिम बंगाल के अंदर आती है ना। वो कौन सा क्षेत्र है यहाँ? दार्जिलिंग तो है ही। इसके अलावा घूमने के और भी क्षेत्र हैं यहाँ इस श्रेणी के अंदर, जैसे कि डलहौजी हो गया है। जितने घूमने के मुख्य मुख्य जो है ना जगह, पर्यटक स्थल, वो सब इसी के अंदर है। अभी बताऊं था। देखो, अब घाटियां यहाँ पे नोट्स मेकिंग पे भी देख लेते हैं। कश्मीर घाटी कहाँ है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर है। ठीक है। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। सतलुज घाटी कहाँ पड़ती है? नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला में। अब देखो, नागटिब्बा पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन सी पड़ती है? सतलज पड़ती है। ठीक है। और काठमांडू घाटी कहाँ पड़ती है? महाभारत पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ती है। अब काठमांडू कहाँ है? नेपाल के अंदर। और महाभारत रेंज कहाँ है? नेपाल के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये प्रमुख घाटियां, यदि देखा जाए सबसे ज्यादा घाटियां कहाँ है तो लघु हिमालय के अंदर है। सबसे ज्यादा घाटियां कहाँ है? लघु हिमालय के अंदर है। और इन घाटियों से भाई साहब बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, अब इसके अंदर मिट्टी और उत्पादन, यहां बता रहा हूं जो मैं, एक एक शब्द आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले पेपर उठा के देख लेना, चाहे जिसके अंदर भी आप लोगों के इंडिया का भूगोल पूछा जाता है, उसके अंदर यहां से प्रश्न बने हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखो ना, कश्मीर घाटी। अब देखो, मिट्टी एवं उत्पादन अपन पढ़ रहे हैं। कश्मीर घाटी में कैसी मिट्टी होती है? आप देखो, बर्फ से ढकी रहती है हमेशा। तो कैसी होती है? हिम आच्छादित होती है ना, यानी कि हिमानी कह सकते हैं अपन, है ना, हिम आच्छादित होती है। और यही मिट्टी क्या कहलाती है? करेवा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? करेवा कहलाती है, जो जाफरान यानी कि केसर उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। केसर के लिए सबसे उपयुक्त है। और इस करेवा मिट्टी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। करेवा मिट्टी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यानी कि बर्फ से ढकी रहती है हमेशा। जम्मू कश्मीर के लिए उपयोगी कौन सी है? केसर उत्पादन के लिए है। और कश्मीर घाटी प्रसिद्ध क्यों है? सेब उत्पादन के लिए है। कुल्लू घाटी प्रसिद्ध क्यों है? चाय उत्पादन के लिए। और कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध क्यों है? चाय उत्पादन हेतु। और दार्जिलिंग में भी क्या होता है? चाय उत्पादन बहुत शानदार होती है। और दार्जिलिंग की चाय को तो भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। अच्छा, अभी आप लोगों के आरबीएससी की किताबें कुछ चेंज हुई है। 6th की और 7th की किताब चेंज होकर मार्केट में आ चुकी है, स्कूलों में अभी तक नहीं आई है। तो 6th की किताब चेंज होकर आई है, तो उसमें 3 टॉपिक नए जुड़े, जिसमें से एक टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। जिसको जानकारी नहीं हो तो 2-3 दिन पहले ही मैंने करवाया। आरबीएससी का कक्षा 6 का यही जीआई टैग वाला नया टॉपिक जुड़ा है, इसको मैंने करवा दिया है। बहुत जल्दी आरबीएससी की आपके क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो जितने अपडेटेड है वो भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जैसे ही 8वीं की भी किताब आ जाती है, उसके बाद में आपको आरबीएससी वाला सार संग्रह मिल जाएगा। तो आप लोगों को आरबीएससी की ये 6 से 10 तक की किताब के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास के जरिए भी करवाऊंगा और सार संग्रह भी आपको दे दूंगा, तो आप लोगों के दोहरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अब देखो, महान और मध्य हिमालय का जो मिलन होता है ना, महान और मध्य हिमालय का मिलन है, यानी कि ये जो होता है दून या घाटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? दून या घाटी। अब जैसे अभी अपन शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे द्वार से दून तक। क्या पढ़ेंगे? द्वार से दून तक। तो वहां पे प्रवेश जो है उनके, वो आप लोगों को पूछा जाता है बार बार। ये द्वार और दून, जैसे कि यहाँ के ज्यादातर स्थानों के पीछे देखना दून लगेगा। देहरादून, पोटली दून इस तरीके से लगता है, या फिर द्वार लगेगा, है ना। हरिद्वार, रामद्वार,
तो ये द्वार से दून तक जो है वो शिवालिक चलेगी। चलिए, अब भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो मध्य हिमालय के अंदर पड़ते हैं वो आप लोगों को थोड़े सी यहाँ पे ध्यान देना है कि वो कौन कौन से हैं। देखो, जम्मू कश्मीर के कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पहलगाम, पटनी टॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग। अब ये देखो, ये मर्ग लगा है पीछे, ये क्या लगा है? मर्ग। मर्ग यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान जो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहलाते हैं और उत्तराखंड में ये बुग्याल कहलाते हैं। उत्तराखंड में क्या कहलाते हैं? बुग्याल कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो ये देखो, ये पीछे मर्ग लगा है ना, ये इसी कारण है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से? शिमला, डलहौजी, कुल्लू मनाली, कसोली, धर्मशाला, ये सारे। और ये धर्मशाला के अंदर तो आप लोगों को पता है मैच जो है वो धर्मशाला स्टेडियम के अंदर होते हैं आप लोगों के। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला भी है और धर्मशाला भी है। चलो स्क्रीनशॉट लो। और पहलगाम जो जम्मू कश्मीर देखियो, वो ही पहलगाम, हम लोग वो तो ना, वो ही है पहलगाम। और देखो उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के अंदर देखो, नैनीताल है, चक्राता है, मसूरी है, लैंसडाउन है, रानीखेत है, ये सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं अपने उत्तराखंड में। और वो मसूरी भी पड़ता है यहीं पे, मसूरी ये आ गया ना, मसूरी ये हरिद्वार से पास ही पड़ता है मसूरी, ठीक है। ये सारे के सारे तो उत्तराखंड के तो ये सारे मैंने देखे हुए भी है, मैं गया हुआ हूँ खुद भी। पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग पड़ता है, बहुत बढ़िया स्थान है, चाय वगैरह की ये देखने को मिलती है। और ये जरूर ध्यान रखना है, शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? मर्ग कहलाते हैं जम्मू कश्मीर में, और बुग्याल कहलाते हैं उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पे कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में रहने वाली जनजातियां यहाँ पे गुज्जर और बकरवाल पाई जाती है। और इसको ऐसे लिखना, गुर्जर नहीं, इसको लिखना गुज्जर। क्या लिखेंगे? गुज्जर बकरवाल बोलते हैं जिसे, गुज्जर एवं बकरवाल, ठीक है। और उत्तराखंड घाटियों में रहने वाली भोटिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। और मर्ग बुग्याल के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अभी। अब बढ़ते हैं अपन शिवालिक हिमालय की तरफ। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। अब देखो, ये पोतवार के पठार पाकिस्तान से कोसी नदी भारत तक विस्तृत भूभाग है। अब बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। तो ये उसी कोसी नदी तक इसका विस्तार है जो शिवालिक के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियां इसमें से कौन कौन सी है? तो डाफला, मिदो, अबोर, मिश्मी, ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश की इसकी मुख्य पहाड़ियां हैं। अब शिवालिक में ध्यान रखना है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये भी कह सकते हो, सबसे दक्षिणी भी कह सकते हो, सबसे बाहरी भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? सबसे दक्षिणी भी कह सकते हो शिवालिक को। और इन्हीं से प्रश्न बनते भी आप लोगों के। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और सर्वाधिक असंपीड़ित अवसादों से निर्मित पर्वत श्रेणी है ये, ध्यान रखना। मध्य तथा शिवालिक हिमालय के बीच समतल घाटी 2 भागों में विभक्त है, जिनको कहा जाता है दून और द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून और द्वार। तो देखो, दून, दून जम्मू कश्मीर के अंदर, पोटली दून जम्मू कश्मीर, देहरादून उत्तराखंड, ये दून वाले स्थान भी देखने को मिलते हैं। द्वार, हरिद्वार, रामद्वार, ये सारे देखने को मिलते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है। विस्तार आप लोगों को ध्यान रखना, पंजाब पोटवार बेसिन। अब आप लोग कह दोगे गुरुजी वहां तो ऊपर लिखा हुआ है कि पोटवार बेसिन पाकिस्तान। अरे तो पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी पड़ता है, भारत के अंदर भी पड़ता है। तो पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक है, ठीक है। और फिर बाद में जो है कटाफटा ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा कटाफटा भाग है इसका। तो ये अरुणाचल प्रदेश तक भी ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो टाओ। अब देखो ये क्या चीज है, ये हिमालय के जितने भाग हैं उनके बीच में सह संबंधता पाई जाती है कि ये इनके बीच में जो सह संबंध क्षेत्र होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। और जब ये चीज पूछते हैं तो क्योंकि इस पे बहुत कम स्टूडेंट ध्यान देते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मतलब ये चीज है कि इसको याद करके जाए आप, ठीक है। इन सह संबंधता को याद करें। इसको क्या बोलते हैं? इस सह संबंध क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? देखो, आईटी यानी कि इंडस थ्रस्ट बोलते हैं, यानी सिंधु थ्रस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंधु थ्रस्ट बोला जाता है।
कहाँ है ये? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। या सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय और फिर जो है ये ग्रेटर हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय यानी मध्य हिमालय, इसके मध्य जो सहसंबंधता पाई जाती है वो कहलाती है इंडस थ्रस्ट या सिंधु थ्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडस थ्रस्ट या सिंधु थ्रस्ट कहलाती है। दूसरे नंबर पे आता है एमसीटी यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है इसे। इसे क्या बोला जाता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है, जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। ये तो हो गया महान हिमालय और ये हो गया लघु हिमालय, इसके मध्य जो है वो कहलाता है आपके एमसीटी। एमसीटी के बाद में फिर ध्यान रखना एमबीटी, कंटिन्यू ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट याद कर लो आईटी, एमसीटी, एमबीटी और एचएफटी। और यहाँ पे एमबीटी यानी मैन बाउंड्री थ्रस्ट बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मैन बाउंड्री थ्रस्ट। ये लघु हिमालय और लघु शिवालिक हिमालय के मध्य है, लघु और शिवालिक। मैन बाउंड्री फॉल्ट नहीं है, मैन बाउंड्री फॉल्ट नहीं है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट है। मैन बाउंड्री फॉल्ट तो अपने जैसे कि अपने देखना राजस्थान के अंदर बूंदी और वो वाला जो क्षेत्र है वहां पे मैन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है ना, अपने विंध्याचल और अरावली के संक्रमण क्षेत्र के वहां पे पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है? मैन बाउंड्री थ्रस्ट है। तो ये लघु हिमालय और शिवालिक। और इसके बाद में शिवालिक के बाद क्या आएगा? सीधा गंगा का मैदान आएगा। शिवालिक के बाद में क्या आएगा? इंडो गैंगेटिक मैदान लिखा है, यानी कि सीधा गंगा का मैदान आ जाता है। क्या आ जाता है? गंगा का मैदान आ जाता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे? एचएफएफ या एचएफटी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बोला जाता है जिसे, जो शिवालिक और या लिख देना आप गंगा के मैदान, गंगा के मैदान के मध्य, मैदान के मध्य ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी एक ट्रिक भी है, नॉर्थ से साउथ का क्रम ध्यान रखना हो तो याद करने की एक ट्रिक है, वो क्या है? आई मेक बिग हिल्स, आई मेक बिग हिल्स, ये ट्रिक याद करनी है आप लोगों को। आई मेक बिग हिल्स, आई यानी कि आईटी इंडस थ्रस्ट, मेक एम से लेना एमसीटी। ठीक है, एम से क्या लेंगे? एमसीटी। तो यहां पे आ जाएगा मैन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर आ जाएगा आप लोगों के बिग यानी कि एमबीटी, बी बीच वाला बी ध्यान में रखना, बिग यानी कि एमबीटी मैन बाउंड्री थ्रस्ट। और फिर एच यानी कि एच से आएगा कि एचबीटी एचएफटी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, एचबीटी एचएफटी। ठीक है, एचबीटी एचएफटी, एचबीटी यानी कि आप लोगों के हिमालयन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट, फ्रंट थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो, ये संबंधता से संबंधित तो मतलब तब पूछेंगे जब हाई लेवल का प्रश्न बनाना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, हिमालय अपन ने पूरा पढ़ लिया। हिमालय के बाद में अपन चलते हैं पूर्वांचल की तरफ, यानी कि पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर भारत जो है उसके अंदर भी आप लोगों को विशेषताएं और पहाड़ियां ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को वर्गीकरण पढ़ाया था तो याद करो, जब अपन ने इनका वर्गीकरण पढ़ा तो मैंने आप लोगों को दो भागों में बांटकर बताया था। पर्वत दो भागों में बटे हुए, एक तो हिमालय के पर्वत है और एक है पूर्वोत्तर के पर्वत है। तो अब पूर्वोत्तर के भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, पूर्वांचल की पहाड़ियां, नंबर एक ध्यान रखना, पहाड़ियां और उनकी स्थिति। महान हिमालय का भाग भी है इसके अंदर, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी है? तो इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर है पटकोई ब्रूम की पहाड़ी, पटकोई ब्रूम कर देना, पटकोई ब्रूम की पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पटकोई ब्रूम डायरेक्ट स्थान पूछते हैं, कहां है? अरुणाचल प्रदेश। नागा पहाड़ियां कहां है? डायरेक्ट नाम याद रह जाएगा, नागालैंड। लेमाटोल या मणिपुरी पहाड़ियां कहां है? तो मणिपुरी से डायरेक्ट याद रह जाएगा, मणिपुर के अंदर है। लेमाटोल ध्यान रखना मणिपुर में। मिजो से सीधा याद रहेगा कि मिजोरम के अंदर है। और ये मिजो लुसाई नाम की यहाँ पे जनजातियां भी पाई जाती है। मिजो और लुसाई कहाँ है? मिजोरम के अंदर। गारो खासी जयंतिया, ये कीपाकार पहाड़ियां होती है। ये कैसी होती है? कीपाकार होती है, कीपाकार पहाड़ियां होती है। ये मेघालय के अंदर है। और मेघालय ये विश्व के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। 1175 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ। यहाँ कितनी होती है? 1175 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसका कारण क्या है? ये कीपाकार पहाड़ियां ही इसका कारण है कि यहाँ पे जो है बादल, ये गारो खासी और जयंतिया, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, बादल ऐसे अंदर घुस जाते हैं तो उसके बाद में वो बाहर नहीं निकल पाते। वहां बाहर निकलने के लिए इनको हल्का होना पड़ता है बादल को, तभी वो बाहर निकल पाते हैं। इसी कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और ये गारो खासी जयंतियां यहाँ पे जनजातियां भी पाई जाती है। तो टाबरों, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ी, क्योंकि ये चीजें जो है ना कंसेप्ट क्लियर करावे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर महत्वपूर्ण चोटियां और राजधानियां, ये देखो
भारत की पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी है? पूर्वोत्तर राजधानी है कोहिमा। किसकी है? नागालैंड की। और नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट सारामती है। कौन सी है? माउंट सारामती है। कुछ झील और राष्ट्रीय पार्क देखो। लोकटक झील, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, बहुत पूछते हैं। लोकटक झील का है, मणिपुर में है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये है भैया केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, मणिपुर के अंदर। कौन सा है? केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बोला जाता है मणिपुर के अंदर। और फिर देखो शिलोंग, जो मेघालय का पठार है, ये भी ध्यान रखें कहाँ है? मेघालय में। प्रमुख खनिज भंडार है ये, यहाँ पे यूरेनियम, कोयला और लोहे का। ठीक है। इसके अलावा ये नोकरेक, इससे भी प्रश्न बना था। तो नोकरेक जो है ध्यान रखना, इसकी स्थापना, ये संरक्षित क्षेत्र है, 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और शिलोंग पठार की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है? नोकरेक है। कौन सी है? नोकरेक है। ये सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग पठार की, ये ध्यान रखनी है। जलवायु यहाँ पे कैसी होती है? सर्वाधिक वर्षा मासिनराम के अंदर मेघालय में होती है। और किस कारण और कितनी होती है, वो चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। तो ले उठा ब्रो, स्क्रीनशॉट लो, पता आगे बढ़ा। चलो अब देखो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां मैंने वैसे तो आप लोगों को बताई है, लेकिन अब यहाँ पे इस इमेज के जरिए आप और जान लो कि ये है आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखो अबोर, कंगतो, नामचा बरवा आ गई आपके। ठीक है। और क्या आ गई आपके? मीरी, दाफाल, करबी अंगलोंग, है ना, रेंगमा हिल्स, मिकिर हिल्स, यानी छोटे छोटे नाम भी पूछा तो ध्यान रखना। मेघालय के अंदर देखो गारो, खासी, जैंतिया, ये आ गई। शिलोंग का पठार आ गया, है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। नागालैंड के अंदर देखोगे तो मऊ, सारामती, नागा हिल्स, ये आ गई है, ये ध्यान रखनी है। और फिर देखो मिजोरम के अंदर देखोगे तो लुसाई हिल्स, मिजो हिल्स, बिल माइटटीन, ये आ गई, है ना। त्रिपुरा के अंदर देखो बैटलिंग शिव और जाम्पुई रैंक, ये आ गई। तो ये सारी पहाड़ियां भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। पूर्वोत्तर की प्रमुख पहाड़ियां हैं सारे। अब पढ़ते हैं अपन हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये तो अपन ने क्या पढ़ा है? हिमालय का सामान्य विभाजन और पूर्वांचल की पहाड़ियां पढ़ी है। अब पढ़ते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक में देखो चार नाम ध्यान में रखना है। चार नाम ध्यान में रखना है। क्या? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। क्या ध्यान में रखने? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, ये ध्यान में रखने। ये प्रादेशिक विभाजन है। अच्छा, प्रादेशिक विभाजन यानी कि ये किस तरीके से? ये ऐसे विभाजन है, ऐसे बांटा गया, ऐसे बांटा, ऐसे। ठीक है। अब ये कैसे है? ये है जैसे कि पंजाब हिमालय, तो ये सिंधु नदी से सतलज तक है। सिंधु से सतलज तक है पंजाब हिमालय। फिर सतलज से फिर आ जाएगी काली नदी तक है, ये कुमायूं हिमालय। फिर काली से तीस्ता तक आ जाएगा तो नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग तक जाएंगे तो असम हिमालय। तो इस तरीके से ये प्रादेशिक विभाजन कर रखा है। प्रादेशिक यानी प्रदेश के अनुसार हिमालय का और विभाजन है। अभी अपन ने उत्तर से दक्षिण पढ़ाई है, ट्रांस, महान, लघु, ये सब। और ये प्रादेशिक हिमालय, इनमें नदियों के आधार पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और पूछे कि ये विभाजन किया किसने? तो भैया सिडनी बुराड ने किया है। किसने किया है? सिडनी बुराड ने ये विभाजन किया है। और हिमालय के देखो, अब हिमालय का भाग जो है यहाँ ध्यान रखना है, नंबर 1 पे ध्यान रखना, पंजाब हिमालय। 560 किलोमीटर इसकी ऐसे लंबाई है। ठीक है, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय 320 है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और असम हिमालय 720 है। कई जगह 750 में मिलता है। यानी कि सर्वाधिक पूछ ले तो कौन सा है आप लोगों के? नेपाल हिमालय। सर्वाधिक कौन सा है? नेपाल हिमालय। और कुमायूं हिमालय कैसा है? न्यूनतम कह सकते हो इस वर्गीकरण में। इस वर्गीकरण में न्यूनतम कह सकते हो। अब इसमें पूछते हैं नदियों के आधार पर, जो मैंने यहाँ पे आपको बोल के बताई है वही चीज, कि पंजाब हिमालय जो है ना, सिंधु से सतलज, देखो ये सिंधु नदी, ये सतलज, सिंधु से सतलज, फिर यहाँ सतलज लिया, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र वही। तो ये नदियां याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? सिंधु से शुरू करो। सिंधु सबसे पश्चिम में, तो सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग। बस हो याद है। और क्या? और डायरेक्ट याद करना, और भी याद करने का तरीका तो यूं याद रखो, पकना। क्या याद रखोगे? पकना। तो पकना क्या है? तो देखो PKNA, तो पकना ये याद रख लो। तो इससे इसका क्रम याद रहेगा। और फिर सिंधु से शुरू करो। सिंधु, इसमें ट्रिक मत लगाना, इसमें तो सिंधु से शुरू करो। सिंधु से सतलज अपने आप याद आएगी, सतलज से काली अपने आप याद आएगी, काली से तीस्ता याद आएगी, तीस्ता से दिहांग याद आएगी।
और इसको याद कर लेना पकना से। तो पकना से ये PKNA, PKNA पकना, ये क्रम याद रह जाएगा। और यहाँ पे जो है ये नदियां आप लोगों को याद रह जाएगी। प्रादेशिक विभाजन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगा। अभी और भी चीजें पढ़नी है अपन को, एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखो टाब्रो, यही चीज जो है आप लोगों को, अब ये PKNA यहां पे बताते हैं मेरे, आप लोगों को ये भी याद हो गया, ठीक है। यही चीज PKNA आ गया। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो देखो नेपाल हिमालय की सबसे ज्यादा यहाँ पे चौड़ाई देखने को मिल रही है और कुमायूं हिमालय की सबसे कम देखने को मिल रही है। इस तरीके से ये बांटा गया है। मैंने हर तरीके से मैप शामिल किया है ताकि आप लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं हो। बहुत अच्छी तरीके से आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी को मेंटेन कर सकते हो। कई बार कोचिंग लेने जाने की आवश्यकता नहीं, कई फालतू के पैसे घुमाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बैठना है और ढंग से पढ़ना है। और ढंग से पढ़ने की सारी सुविधाएं मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो, बाकी पीडीएफ में सही दिखेगा ये, ठीक है। चलो अब देखो, हिमालय की सर्वोच्च चोटियां क्षेत्रों के अनुसार, यानी कि इन प्रादेशिक विभाजन के अनुसार, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नंगा पर्वत है, 8126 मीटर ऊंची है, ध्यान रखना। कुमायूं हिमालय की बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी है नंदा देवी पर्वत है जो उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सर्वोच्च है ये तो। और असम हिमालय की पूछे तो नामचा बरवा है, असम के अंदर ही पड़ती है, ये ध्यान रखना, इनकी सर्वोच्च चोटियां, ठीक है। अब देखो इसके अलावा प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल वैष्णो देवी और अमरनाथ, ये कहां पड़ते हैं? पंजाब हिमालय में पड़ते हैं। ये कहां पड़ते हैं? वैष्णो देवी और अमरनाथ कहां पड़ते हैं? पंजाब हिमालय में पड़ते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ ये कहां पड़ते हैं? कुमायूं हिमालय के अंदर। और ये पूछे ना कि गढ़वाल क्षेत्र कहां आता है, तो गढ़वाल क्षेत्र कुमायूं हिमालय के अंदर ही आता है। गढ़वाल कहां आता है? कुमायूं के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो सबसे विस्तृत यानी कि चौड़ा भाग किसका है? तो नेपाल हिमालय का है। सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? वो भी नेपाल हिमालय है। और सबसे कम विस्तृत कौन सा है? कुमायूं हिमालय, अभी आप लोगों को बताया था। अच्छा, हिमालय के क्षेत्रफल का घटनाक्रम यदि इस तरीके से पूछे तो अभी अपन ने क्या किया था? पकना किया था ना अभी अपन ने कैसे पढ़ा था? ये पश्चिम से पूर्व का पढ़ा था। तो इसमें अपन ने क्या ट्रिक पढ़ी? पकना, क्या पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। और इसमें आप लोगों को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल के अनुसार घटनाक्रम के। तो सबसे पहले एन को लाना है, क्योंकि अपन ने ये तो याद कर लिया कि नेपाल हिमालय सबसे ज्यादा विस्तृत है, तो नेपाल सबसे पहले ले आओ और कुमायूं को सबसे लेट ले जाओ। और इसमें बीच में क्या है? NAPK, ऐसे याद करना, नाप के, या तो ऐसे याद करो कि नाप के, क्या? नाप के, यानी क्षेत्रफल क्या है अपन नापेंगे, तो ये याद करना भी आसान हो जाएगा। नाप के, तो नाप के डायरेक्ट याद कर लो, है ना, या NAPK, तो जैसे भी याद हो जाए कर लो। मैंने तो तरीके बता दिए आप लोगों को कि भैया इस तरीके से याद करोगे ना तो चीजें हो जाएगी बिल्कुल आसान। तो ये देखो भाई, ये हो गई नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, फिर असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं सबसे छोटा है। ये असम और पंजाब बीच में, ध्यान रखना। आपको याद रखना है, कैसे? आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे तो याद है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, इसी के साथ ही बिना किसी समय को व्यर्थ किए, देखोगे आप क्लास जब से शुरू हुई है तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने पे ध्यान केंद्रित किया है, तब जाके ये 40 मिनट में पूरी हुई है। यदि मैं ये लाइव लेता और अपन बढ़िया मौज मस्ती करते हुए पढ़ते तो 2-2.5 घंटे की क्लास है। 2-2.5 घंटे को 40 मिनट में देने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों का समय बचे, आप पढ़ाई का महत्व जाने, आप समय का महत्व जाने, और उस समय को जो है आप अन्य चीजें याद करने में लगा सकें। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-2.5 घंटे की भी क्लास लेता ना तो मुझे फायदा होता। वॉच टाइम ओवर्स बनते हैं, है ना, सारी चीजें चैनल के लिए फायदेमंद होती है, व्यूज भी ज्यादा मतलब ड्यूरेशन तक क्लास चलती है तो ज्यादा आते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब है, मुझे आपकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने से मतलब है। यानी कि 40 मिनट के अंदर मैंने जो कंटेंट दिया है वो अन्य कहीं भी जगह आप पढ़कर देख लो, कंटेंट यही है, बल्कि टू द पॉइंट कंटेंट है, लेकिन एग्जाम के अनुसार कंटेंट है पूरा। कहीं से भी पढ़ के देख लो, बाकी जगह कम से भी कम ये 2 से 2.5 घंटे की क्लास है, इससे ज्यादा क्यों होगी, कम में कोई नहीं समेट सकता इसको, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए ही है। अपने इन क्लासेस को, अपनी जितनी मुहिम है उनको अपने आसपास सभी तक साझा किया करें, और जब भी क्लास देखते हैं तो उस पर प्रतिक्रियाएं जरूर दें। आप लोगों को जो भी अच्छी चीज लगती है
वो आप कमेंट करके हर क्लास को जब भी देखते हैं जरूर बताया करें, ताकि कई लोग क्या है बाहर से विजिटर्स भी आते हैं देखने, तो उन्हें आपके कमेंट पढ़ के ये तो पता चला कि हाँ कि यहां से आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है और आप लोगों का कितना जुड़ाव और लगाव है अपने इस जीडी प्लेटफॉर्म के प्रति। तो ये जरूर बताया करें आप, ताकि हमें भी अच्छा लगे। हमारी ऊर्जा है ना, हम आपसे कोई किसी तरीके का शुल्क नहीं लेते हैं, हमारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, आपका प्रेम है। इसको बना के रखें और हमेशा ये बना हुआ रहना चाहिए। चलिए साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।